Good evening everyone. Welcome back to engineering classes. I hope you all are doing good. In continuation of our previous lecture of highway engineering, let's start with a new topic today of transition curves. Transition curves. अब ये transition curve बेसिकली क्या है? एक स्ट्रेट रोड के बाद अगर हम एकदम से सर्कुलर कर्व दे दें तो चांसेस है कि वहां पर जर्क फील हो, गाड़ी को फील हो कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर को खींच रही है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं. बट आप सबको पता है कि एक स्ट्रेट रोड का रेडियस इनफाइनाइट है और सर्कुलर जो कर्व होगा उसका कोई ना कोई रेडियस होगा, लेट बी आर. तो ट्रांजिशन कर्व बेसिकली क्या करता है, इनफाइनाइट टू आर रेडियस में जाने के लिए दोनों के बीच में, मतलब स्ट्रेट रोड और सर्कुलर के बीच में कुछ थोड़ा सा पार्ट प्रोवाइड करता है. उस पार्ट को हम ट्रांजिशन कर्व कहते हैं. क्यों प्रोवाइड करता है, उसका मेन काम क्या है वो मैंने लिखा हुआ, चेक करते हैं यहां पर. Transition curves are introduced in between straight and circular path. These are introduced in between straight and circular curve to gradually introduce centrifugal force. एकदम से फोर्स ना आए, आराम से वो चीज आए, because radius changes from एक straight road का radius कितना होगा, infinite to r. Also we can say to avoid jerks. इसलिए ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया जाता है. एग्जाम में अगर मैं जेई की बात करूं या एसएससी की बात करूं तो काफी बार ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ट्रांजिशन कर्व्स कहां प्रोवाइड किए जाते हैं, इनफाइनाइट टू आर रेडियस के बीच में. इनफाइनाइट हो गया स्ट्रेट का और सर्कुलर का हो गया आर, इनके बीच में प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांजिशन कर्व. मतलब ये दोनों की एक तरह से कनेक्टिविटी है, कनेक्ट करते हैं. अब ये जर्क से बचने के लिए हम ट्रांजिशन कर्व्स प्रोवाइड करते हैं. तो बेसिकली जर्क क्या है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, यहां देखो, जर्क टर्म को हम डिनोट करते हैं मान लो सी से. ये होता क्या है, एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कितना चेंज आ रहा है एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे जर्क बोलते हैं. और एक्सेलरेशन हम सबको पता है क्या होता है. इस केस में सेंट्रीफ्यूगल के केस में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन कितना होता है, v स्क्वायर बाय आर. आपको पता है कितना लिखते हैं इसको, एम वी स्क्वायर बाय आर. उसमें एक्सेलरेशन क्या है, v स्क्वायर बाय आर. इस एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू में v स्क्वायर बाय आर यहां पुट करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा. v स्क्वायर बाय आर इस तरह से. अब हमारे पास r क्या है, डिस्टेंस है, v क्या है, वेलोसिटी है. तो उसका डेरिवेटिव किया जाएगा तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, एक टर्म मिल जाएगी जर्क. मैंने वो फॉर्मूला डिराइव नहीं किया अभी क्योंकि मुझे आगे लिखना है, अभी वैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूं. जर्क एक क्वेश्चन एग्जाम में बना था, जर्क टर्म का इसका यूनिट क्या होता है. तो आप देख सकते हो जर्क बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जो भी एक्सेलरेशन का यूनिट होगा उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगा, सेकंड. इसका मतलब एक्सेलरेशन अपना जर्क का जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड क्यूब. वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन सकता है, इसे नोट कर लो. हमारे पास यहां से टर्म जर्क आई. तो ट्रांजिशन कर्व्स क्या हुआ, ट्रांजिशन कर्व वो कर्व है जो एक स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल कर्व के बीच में प्रोवाइड किया जाएगा. क्यों, ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आराम से ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो सके और हम जर्क्स को अवॉइड कर सकें. और भी पॉइंट्स होते हैं, अपीयरेंस वाइज अच्छा लगेगा, थोड़ी वाइडनिंग हो जाएगी रोड की, वो सब रीजंस भी हैं, पर ये मेजर चीज थी जो मैंने बता दी. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स की. अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स. अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन कर्व्स हैं, कुछ रोड्स के लिए अच्छे हैं, कुछ रेलवेज के लिए अच्छे हैं. आपको नाम पता होने चाहिए. कंडीशंस यही पूछी जाती है कि आइडियल कंडीशन रोड के लिए कौन सा बेटर है, रेलवे के लिए कौन सा बेटर है. तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं. सबसे पहले एक नाम लिख दो, स्पाइरल टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व. क्लॉथॉइड भी बोल सकते हैं.
Bernoulli's lemon skate, Bernoulli's lemon skate, cubical parabola या cubic parabola, ये मोस्टली रेलवेज में होता है। बट हमारे लिए जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम रोड्स की बात करेंगे, उसमें आइडल कंडीशन कौन सी, आइडल ट्रांजिशन कर्व कौन सा है। तो लिखो एक पॉइंट, आइडल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, इसी के आगे लिख देना आइडल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। इन तीनों में से आइडल शेप ट्रांजिशन कर्व की हमारे लिए क्या है, स्पाइरल, क्लॉथराइड और क्लॉथराइड, दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है। बट अगर एंगल, डेविएशन एंगल छोटा हो तो ये तीनों एक जैसा ही बिहेवियर दिखाते हैं। अभी के लिए फिलहाल आपको ये नाम पता होने चाहिए टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व में। एक आ गया स्पाइरल और क्लॉथराइड, बर्नौलीज लेमन स्केट, क्यूबिक पैराबोला। इसके बारे हम रेलवेज में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप पता होने चाहिए आइडल रोड कंडीशंस में तो क्या है, स्पाइरल या क्लॉथराइड कोई भी हो सकता है। आइडल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्यों स्पाइरल और क्लॉथराइड को ही क्यों बोला जाता है, तो उसके पीछे एक दो रीजन है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि अगर स्पाइरल या क्लॉथराइड हम प्रेफर करें तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। एक ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, लेआउट करना बहुत इजी है, मैंने लिख के रखा है, और कैलकुलेशन बहुत इजी है। ये पॉइंट्स आपको दोनों पता होने चाहिए कि आइडल क्या रीजन है कि स्पाइरल और क्लॉथराइड को हम आइडल मान के चलते हैं फॉर ट्रांजिशन कर्व्स। द रीजन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड सिंपल कैलकुलेशन एंड इजी फॉर लेआउट। बट आपको ये भी याद रखना है कि अगर डेविएशन एंगल बहुत छोटा है तो उसमें हम तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं करते। तो तीन तरह के हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स पढ़े, एक पढ़ा स्पाइरल और क्लॉथराइड, बर्नौलीज लेमन स्केट, क्यूबिक पैराबोला। इन तीनों में से आइडल हमारे लिए कौन सा है मैंने बता दिया। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स। अब जो ट्रांजिशन कर्व हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रेट और सर्कुलर रोड के बीच में, सॉरी स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के बीच में, उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। अब वो लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तीन कंडीशंस होती है हमारे पास। उन तीन में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उसको अडॉप्ट करेंगे। मैंने वो लिख के रखा है। बेसिकली आप ऐसे मत बनाना, आप एक एक करके लिखना, मैं एक साथ आपको तीनों एक्सप्लेन करूंगा कि इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगी वो वैल्यू हम लेके चलेंगे। बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एग्जाम में कभी कभी वो मेंशन भी करता है कि बेस्ड ऑन द कंफर्ट क्राइटेरिया लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कितना प्रोवाइड करेंगे। इंपेरिकल जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना होगा। और एक थर्ड और एक इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अगर ये क्राइटेरिया हम लेके चल रहे हैं तो कितनी वैल्यू होगी, इन तीनों को हमने कंसीडर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट क्राइटेरिया। जो मैंने अभी पहले आपको जर्क के बारे में बात की थी वो इसी में, कि जर्क नहीं लगेगा तो कंफर्ट क्राइटेरिया इसी में आएगा। वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था दैट जर्क किसके बराबर था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सेलरेशन हमने क्या लिखा था, v² बाय r, क्योंकि हमें पता है mv² बाय r होता है सेंट्रीफ्यूगल। अब यहां पर स्ट्रेट से सर्कुलर के बीच में, स्ट्रेट में तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कितना आएगा, अगर इसको सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को देखें तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू बनेगी, v² बाय r रेट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय टाइम को भी इसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। टाइम को लिख सकते डिस्टेंस अपॉन क्या, वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, वही जो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, बेसिकली डिस्टेंस ही कवर कर रहा है लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। अब लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व जो डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट किया जाता है, एल सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एस। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या मिल जाएगा मुझे, टाइम, ये आ गई वेलोसिटी। इसी इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये v³ अपॉन r ls, और यहां पर क्या है जर्क,
अगर लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व को शिफ्ट करें तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, एल एस इज इक्वल टू वी क्यूब अपॉन आर सी ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट क्राइटेरिया। क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, एल एस इक्वल टू वी क्यूब बाय आर सी। इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो टर्म है सी, ये आपको पता है ये क्या है, जर्क। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको वैल्यू नहीं दी हो क्वेश्चन में, तो इसको निकालने का भी एक तरीका है। तो ये इसी के बाद लिख देना C इज इक्वल टू C कैसे निकाल सकते हैं हम, 80/75 प्लस V, 80/75 प्लस V, और V किस में पुट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। वहां से हम ये C निकाल सकते हैं, 80/75 प्लस V। मोस्टली मैंने ये चीज नोटिस की है कि जो यहां से जो C की वैल्यू निकलती है उसकी एक फिक्स रेंज है, उसी के बीच बीच में निकलती है। 0.5 से 0.8 के बीच में ही वैल्यू आती है। 0.6 0.7 मोस्टली आप देखोगे यही वैल्यू बनती है। बट आपको ध्यान रखना है C कैसे निकलेगा, 80/75 प्लस V, जिसमें V किस में पुट किया जाएगा, किलोमीटर पर आवर। और आपको मैंने पहले ही बता दिया ये C का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड क्यूब, क्योंकि वो कहां से आए, एक्सेलरेशन रिस्पेक्ट टू टाइम। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी नोट कर लो। तो यहां पर हमने कैलकुलेट किया लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व यूजिंग कंफर्ट क्राइटेरिया कंडीशन, और हमें यहां से मिला गया एल एस की वैल्यू। एल एस बेसिकली ये लेंथ किस में होगा, ये लेंथ मीटर में होगा। ध्यान रखना, सिर्फ ये चीज आ रही है C, इसके लिए हमारे को V जो है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में पुट करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज के लिए। अब बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूले के। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करने का है कुछ इस तरह से। लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व LS की वैल्यू लिखेंगे 2.7 V स्क्वायर बाय आर, एक ये वैल्यू आएगी, और एक वैल्यू होगी V स्क्वायर बाय आर। ये दोनों वैल्यूज जो V हम पुट करेंगे वो किलोमीटर पर आवर में ही पुट करेंगे। बट 2.7 V स्क्वायर बाय आर कब प्रेफर किया जाएगा, ये फॉर्मूला प्रेफर किया जाएगा फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स, फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स। और ये किसके लिए प्रेफर किया जाएगा, ये प्रेफर किया जाएगा फॉर हिली टेरेन्स। वेरी इजी, डायरेक्टली अगर कभी कुछ नहीं दिया हो क्वेश्चन में, समझ आना आपको इसी से कैलकुलेट करना है। दोनों फॉर्मूले V जो पुट किया जाएगा वो किलोमीटर पर आवर में पुट किया जाएगा। ये फॉर्मूला इस हिसाब से बना, और जो हमें LS की वैल्यू मिलेगी वो मीटर में ही मिलेगी। इसे नोट करो, इंपेरिकल फॉर्मूला से किस तरह से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरा कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो इसके अंदर फर्दर दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, अगर हमारा कंडीशन 1, अगर हमारा जो पेमेंट है, पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज। आपको समझ होनी चाहिए इस तरह से कि ये अगर सेंटर है, ये आउटर है कर्व का, ये इनर पार्ट है। तो जब हम इस तरह से स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में कैम्बर के बारे में पढ़ा था, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये पार्ट रेज होगा इस तरह से, ऐसे रेज करते जो एलिवेशन में मिलती है। अगर मेरा जो पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, तो इसका एक अलग फॉर्मूला, और दूसरा पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर, दो फॉर्मूले बनेंगे। वेरी इजी, पेमेंट रोटेटेड अबाउट इनर एज। अगर इनर एज के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं तो वहां से मेरे पास लेंथ जो निकलेगी वो कितनी होगी, EN W प्लस WE। माइनस टेंजेंट रन आउट भी एक टर्म होती है, बट आप फिलहाल इतना ही याद रखो। यहां पर ये W क्या है, विड्थ ऑफ द पेमेंट। ये WE क्या है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। E क्या है, एलिवेशन। और ये N क्या है,
एन आपके लिए एक नई टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया अगर आपका पेमेंट इनर एज के अबाउट रोटेट हो रहा है। इसको मार्क करो। कंडीशन नंबर 2 बनाते हैं। कंडीशन नंबर 2, अबाउट सेंटर। अगर आपका पेमेंट सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है तो किस तरह से हमारा एलएस की वैल्यू कितनी होगी? कुछ नहीं करना, जो आपके पास फॉर्मूला है ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, इसको डिवाइड बाय 2 कर। सिंपल। ये दोनों में डिफरेंस। W आपको मैंने बताया विड्थ ऑफ द पेमेंट, WE मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा वाइडली। ये E और N क्या चीज है ये हम लिखते हैं। चलो आप इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं ये N बेसिकली क्या है। 1/n को इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। एन की अलग अलग वैल्यूज हैं, आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए। एन की वैल्यू 60 कब लेंगे, बट मोस्टली क्वेश्चन में दिया होगा। एन की वैल्यू 100 कब लेंगे और एन की वैल्यू 150 कब लेंगे। अगर हिली एरिया है तो 60, बिल्टअप एरिया है तो 100, अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन तो 150। ये 3 वैल्यूज आपको एन की पता होनी चाहिए। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, किस रेट से आपकी एलिवेशन चेंज हो रही है। ई क्या है, एलिवेशन ई आपको पता ही है। तो ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तीनों वैल्यूज, और ये दोनों केसेस आपको पता होना चाहिए। एक बार तीनों कंडीशंस को फिर से लिख लेते हैं। उससे पहले अगर कभी कोई क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो आपको इन तीनों से चेक करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू को अडॉप्ट करना है फॉर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स। अदरवाइज वो क्वेश्चन में लिख के देगा आपको वो किस कंडीशन से पूछ रहा है। जब इसी का डाटा दिया होगा तो आपको समझना पड़ेगा यही क्वेश्चन है, इसी से निकालना है। अदरवाइज इंपेरिकल कुछ नहीं लिखा हो तो ये कंफर्ट की बात करेगा। तो ये तो एक बार तीनों को एक साथ लिखते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट क्राइटेरिया फॉर्मूला हमारा बना था LS इज इक्वल टू V³ अपॉन RC। C कैसे निकलेगा, 80/75 प्लस V। इसमें V किस में पुट करना है, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर। इंपेरिकल फॉर्मूला में हमने LS क्या लिखा, 2.7 V²/R और V²/R। दोनों के लिए हमने क्या लिखा, V की वैल्यू किसमें पुट करनी है, किलोमीटर पर आवर में, और हमें आंसर मीटर में मिलेगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स। ये किसके लिए लगेगा, फॉर हिली टेरेन्स। और ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इनर एज हुआ तो EN W प्लस WE, अदरवाइज सेंटर के अबाउट हुआ तो ये फॉर्मूला। इस तरह से हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके बाद हमारा कि किस तरह से सेट किया जाएगा ट्रांजिशन कर्व को। उसके सेटअप के अंदर 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सेटिंग आउट ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व्स को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है देखते हैं। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखी है। मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन कर्व क्या है, स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में जो हम डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे ट्रांजिशन नाम किया गया है। यहां बोल सकते हैं इनफाइनाइट रेडियस से R रेडियस के बीच में जो डिस्टेंस हम दे रहे हैं, जो कर्व हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर्व। ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की दोनों तरफ, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कुलर कर्व आ गया, तो जो ये ग्रीन मार्कर से मैंने ड्रॉ किए ये आ गया मेरा ट्रांजिशन कर्व। दोनों जगह मैंने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया। जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ
वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया और यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, उस एंगल को हम बोल रहे हैं एक हमारा डेविएशन एंगल। ये एंगल 2-3 जगह हम पढ़ेंगे, सर्वे में भी आएगा। इस पॉइंट को मैंने नाम ले लिया P। जहां से टेंजेंट ड्रॉ होता है वहां से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम टेंजेंट डिस्टेंस बोलते हैं। सिमिलरली अब यहां पर ध्यान से देखना, ये सर्कुलर कर्व है। सर्कुलर कर्व अगर ये एक्चुअल में सर्कुलर ही होता, ये उसका एक सेंटर है, ये जो सर्कुलर कर्व है ये उसका सेंटर है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट O से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ये ट्रांजिशन कर्व में प्रोवाइड नहीं करता तो बेसिकली मेरा कर्व, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है इस तरह से आता, तो यहां पर भी ये डॉटेड लाइन जो आ रही है इस तरह से आता। एक बार फिर रिपीट करेंगे, एक बार देख लो इस चीज। अब बात करते हैं सबसे पहले कुछ एंगल्स को यूज करके कुछ वैल्यू निकालते हैं। यहां से काफी क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले एक नोटिस करो, अगर ये एंगल मैं डेल्टा बोल रहा हूं तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस डेल्टा। सिमिलरली इस पैरेललोग्राम को अगर हम देखें AOBP, अब ये कैसे पता कि पैरेललोग्राम है, हमने इस सेंटर पॉइंट से जहां पर ट्रांजिशन कर्व था वहां पर एक लाइन ड्रॉ की और 90 डिग्री एंगल बनाया परपेंडिकुलरली। यहां पर भी सेम वैसे ही किया। तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम आ रहा है AOBP। AOBP हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अगर सारे एंगल्स का सम करें तो वो कितना होता है, ये 4 साइडेड है, तो 4 साइडेड अगर साइड आपके पास है तो उसका सम कितना होगा, 360, 360। तो उस हिसाब से देखें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल P, दिस शुड बी इक्वल टू 360। ठीक है, एंगल ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90। एंगल बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90। एंगल ओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा सी प्लस ट्वाइस थीटा एस प्लस पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस डेल्टा। इन सब का सम किसके बराबर होगा, 360 डिग्री। 90 प्लस 90 प्लस 180, ये 360 हो गया, ये भी 360 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास पीछे क्या रह गया, थीटा सी प्लस ट्वाइस थीटा एस प्लस 360 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 360। ये और ये टर्म कैंसिल आउट। तो यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा सी प्लस ट्वाइस थीटा एस। डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर होगी, थीटा सी प्लस ट्वाइस थीटा एस के। तो काफी बार ऐसा भी होगा कि आपको या तो ये वैल्यू कभी नहीं दी होगी, आपको डेल्टा दे के रखा होगा। डेल्टा दिया इसका मतलब आपको ये पूरा एंगल दे के रखा है, मतलब ये पूरा एंगल की वैल्यू इस डेल्टा के बराबर है। सिमिलरली अगर डेल्टा बाय 2 मुझे आगे यूज करना पड़े तो कैसे लिखेंगे, थीटा सी बाय 2 प्लस थीटा एस, लिख सकते हैं इसको ऐसे। ये जस्ट मैंने एक पैरेललोग्राम यूज किया और वहां से ये दो एंगल्स निकाले, इसको नोट कर लो। जब ट्रांजिशन कर्व सेट आउट हो गया, उसके बाद काफी टर्म्स यहां पर बनती है जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी आनी चाहिए। जैसे एक मैंने यहां लिखा हुआ टेंजेंट डिस्टेंस। काफी लोग सोचेंगे अगर सर ये कर्व है तो ये वैल्यूज कैसे मिलती हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे थियोडाइट्स लगा दिए जाते हैं, टोटल स्टेशन दोनों तरफ यूज करके एक एंगल फाइंड आउट किया जाता है, तो वो अलग अलग मेथड्स हैं। बट अभी हमारा काम है कि हमें ये टेंजेंट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये टेंजेंट डिस्टेंस बताओ, टेंजेंट डिस्टेंस यहां P तक है और इस ग्रीन पॉइंट से जहां से ये ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो रहा है वहां तक का डिस्टेंस है। बट ऐसी कोई फिगर नहीं बन रही जिसके अंदर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस या कोई ट्राइंगल या पैरेललोग्राम कंप्लीट आ रहा हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने O से A तक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है
बेसिकली ये माना जाएगा कि जो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व है ये एग्जैक्टली उसके सेंटर पे काट रहा है। तो मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, ls/2 होगा। अगर ये पूरा डिस्टेंस ls है तो हम एज्यूम करेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, ls/2। तो ध्यान से ट्राइंगल को नोटिस करना, ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल AOP, अलग से मैं उसको यहां बना रहा हूं। A, ये P आ गया, ये O आ गया। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर गया यहां पर 90। ध्यान से, ये जो एंगल यहां पर बनेगा बेसिकली, ये एंगल कितना होगा, आधा। इसको क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं θc/2 प्लस θs, और Δ/2 भी तो बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हमने भी क्या प्रूफ किया, ये डेल्टा और ये पूरा एंगल सेम होता है। लिख सकते हैं AP, A से P तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं। अब ये डिस्टेंस तो टेंजेंट डिस्टेंस नहीं है, बट क्या हम इसको लिख सकते हैं, टेंजेंट डिस्टेंस माइनस ls/2, ये तो बोल सकते हैं टेंजेंट डिस्टेंस माइनस ls/2, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, टेंजेंट डिस्टेंस। उसमें से अगर ये डिस्टेंस ls/2 माइनस कर लें तो पीछे का जो डिस्टेंस होगा उसको हम AP बोलेंगे। तो ये मेरे पास डायग्राम बन रही है। इस डायग्राम में देखें, O से A तक का डिस्टेंस क्या है, O से A तक का डिस्टेंस क्या है, ध्यान से देखना। अब इसको हम रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस O से इस पॉइंट तक की बात करूं तो ये मैं R सर्कल का बोल सकता हूं, क्योंकि यहां तक मेरा सर्कुलर कर्व। यहां से इस डिस्टेंस को मैं R बोल सकता हूं, सर्कुलर का। बट अगर O से A तक की बात करें तो इसको हम सर्कुलर कर्व का रेडियस नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई, क्योंकि रेडियस कहीं ना कहीं यहां जाके खत्म हो रहा है, उसमें ये डिस्टेंस को S ऐड करना। अभी S क्या होता है अभी पता चलेगा। तो मतलब ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व आ गया, उसमें क्या प्लस कर दिया हमने, S। तो O से A तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R सर्कुलर कर्व का रेडियस प्लस S। S बेसिकली ये होता है शिफ्ट, तो आप पढ़ोगे अभी आगे। तो अगर हम ट्राइंगल, यही जो AOP ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल AOP, मुझे अगर AP की वैल्यू निकालनी है तो ट्रिग्नोमेट्रिकली मैं कौन सा वैल्यू लूं, कौन सा एंगल लूं जहां से ये वैल्यू निकल सकती है। सो नोटिस करते हैं, इसके लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो अगर मैं tan का कंसेप्ट लगाऊं, tan Δ/2, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा AP होल डिवाइडेड बाय OA। ये होगा OA कितना था, ये था R सर्कुलर कर्व का प्लस S जो शिफ्ट था। tan Δ/2 इज इक्वल टू A से P तक के डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट डिस्टेंस में से क्या माइनस करना है, ls/2 होल डिवाइडेड बाय R सर्कुलर कर्व का रेडियस प्लस शिफ्ट S। ध्यान से देखना इस चीज को। तो यहां से मैं क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेंजेंट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट डिस्टेंस किसके बराबर होगा, R प्लस S tan Δ/2 प्लस ls/2। क्योंकि ये यहां पर था, ये उधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, टेंजेंट डिस्टेंस। एक बार फिर से देख लो, ट्राइंगल लिया हमने AOP, A से P तक का डिस्टेंस जो था वो डायरेक्टली टेंजेंट डिस्टेंस नहीं था, वो क्या था, टेंजेंट डिस्टेंस माइनस ls/2।
O से A तक का डिस्टेंस रेडियस और सर्कुलर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो लाइन जो जा रही है सर्कल तो यहां पे खत्म हो रहा है और ये उससे ऊपर है, तो ये वैल्यू कितनी है? R प्लस एस, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व प्लस एस, ये वैल्यू आ गई। तो वहां से मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा के वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब डेल्टा, ये आपको मैंने अभी प्रूव किया कि ये डेल्टा बाय 2 कैसे लिखा, क्योंकि ये एंगल ये पूरे एंगल के बराबर होता है। बेसिकली ये है क्या? ये है थीटा सी बाय 2 प्लस थीटा एस। आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ई एस। बेसिकली ये है एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस, एपेक्स डिस्टेंस। अगर आपको कोई बोले कि मुझे ये एपेक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करके दो, जब भी कोई भी डिस्टेंस आपको बोला जाए, आपने बस ये देखना है कहीं से कोई ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अभी मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया था? ट्राइंगल एओपी। अगर उसी को नोटिस करें, एक बार फिर से बनाते हैं ट्राइंगल एओपी। ट्राइंगल एओपी, ध्यान से देखो, फिर से अलग से बना लेते हैं। ये इसी फिगर से मैं अलग से फाइंड आउट कर रहा हूं। जो पार्ट मुझे चाहिए बस वही ड्रॉ कर रहा हूं। ये आ गया ए, ये आ गया पी, ये आ गया ओ। ये वैल्यू कितनी होगी? आधा, डेल्टा बाय 2। ये कितना होगा? टेंजेंट डिस्टेंस में से क्या माइनस किया? एल एस बाय 2। ओ ए क्या था? आर प्लस एस, एस मतलब शिफ्ट, जो भी पढ़ोगे आप। अब ओ से पी तक के डिस्टेंस को नोटिस करो। इसके अंदर कहीं ना कहीं एपेक्स डिस्टेंस भी छुपा हुआ। ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है, इसके अंदर क्या आ रहा है? यहां से इस पॉइंट तक क्या है? रेडियस। रेडियस प्लस एपेक्स डिस्टेंस, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेडियस प्लस एपेक्स डिस्टेंस, ये लिख सकते हैं। मतलब रेडियस प्लस ईएस लिख सकते हैं। तो अब मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है तो मैं कौन सा ट्राइंगल, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज करूंगा? ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करने की जरूरत नहीं है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर यूज करें तो आंसर निकल सकता है। तो कॉस डेल्टा बाय 2 किसके बराबर होगा? इसके लिए बेस क्या है? एओ होल डिवाइडेड बाय ओपी, यही होगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू एओ की जगह क्या लिख सकते हैं? आर प्लस एस होल डिवाइडेड बाय ओपी की जगह क्या लिख सकते हैं? रेडियस प्लस एपेक्स डिस्टेंस। ई एस से डिनोट कर लेते हैं। अब ये टर्म दिख रहा है हमें कि निकल सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? आर प्लस ई एस इज इक्वल टू, कॉस डिनोमिनेटर में जाएगा, 1 बाय कॉस सीकेंड, आर प्लस एस सीकेंड डेल्टा बाय 2। हमें चाहिए एपेक्स डिस्टेंस, वो क्या? ई एस। देयरफॉर एपेक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू आर प्लस एस सीकेंट डेल्टा बाय 2 माइनस आर। फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई भी चीज पूछे आप डायग्राम बनाओ, उसी टाइम चीज क्लियर हो जाएगी। इसको एपेक्स डिस्टेंस को हम यहां पर नोट कर लेते हैं। ईएस को मैंने एपेक्स डिस्टेंस लिख दिया, यहां से ये वैल्यू फाइंड आउट होगी, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम लिखते हैं शिफ्ट। जो हम एस यूज कर रहे थे उसके बारे में लिखते हैं। शिफ्ट, शिफ्ट को एस से डिनोट किया जाएगा। बेसिकली इंपेरिकली ये फॉर्मूला है, बट आपको समझ होनी चाहिए। सर्कुलर वाला पार्ट कितना जंप किया ट्रांजिशन तक जाने के लिए या टेंजेंट तक जाने के लिए, इस चीज को एस बोलते हैं, शिफ्ट। इस शिफ्ट की वैल्यू आपको स्टैंडर्ड पता होनी चाहिए। शिफ्ट इज इक्वल टू एल एस स्क्वायर अपॉन 24R। शिफ्ट इज इक्वल टू एल एस स्क्वायर अपॉन 24R।
इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू डायरेक्टली पूछी जाती है एग्जाम्स में। शिफ्ट की वैल्यू कौन सी है इसमें तो पता होना चाहिए, एल एस स्क्वायर ओवर 24R। यहां पर एल एस क्या है, ये लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व। ध्यान रखना इस चीज में, नोट कर लो उसे। अगर बोला जाए कि मुझे ये सर्कुलर कर्व की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द सर्कुलर कर्व, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व, अगर ये सर्कुलर कर्व की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो कैसे की जाएगी? ध्यान से, जितना ये एंगल है थीटा सी इंटू आर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ, बट उसको चेंज करना पड़ेगा। यहां देखो, लेंथ ऑफ द सर्कुलर कर्व इज इक्वल टू थीटा सी इंटू आर, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। इस तरह से हम लेंथ ऑफ द सर्कुलर कर्व निकाल सकते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। इस तरह कोई भी टर्म अगर आपको सेटिंग आउट ट्रांजिशन कर्व में पूछी जाए तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। हमने टेंजेंट डिस्टेंस फाइंड आउट किया, सर्कुलर कर्व अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है, एपेक्स डिस्टेंस, ये एंगल और इस एंगल के बारे में आपको पता चल गया। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सेटबैक डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं सेटबैक डिस्टेंस के बारे में, इसे क्लियरेंस भी बोलते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल कर्व पे अगर हम लोग ट्रेवल कर रहे हो तो हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम विजिबिलिटी रहे, जितना हम देख सके पॉसिबली उतना ट्राई करते हैं। बट अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो हमारी विजिबिलिटी ब्रेक हो जाएगी। तो जब भी हमें हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन करना है तो हमारे को देखना है कि ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है बीच में। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो हमारे को कर्व को डिजाइन में कोई चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो हमारे को ये बेसिक चीज है जिसके बारे में ध्यान रखना है, सेटबैक डिस्टेंस। अब जब भी अगर प्रैक्टिकली देखें, जो अगर हम कहीं रोड पे कर्व डिजाइन कर रहे हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी होंगी जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कोई बिल्डिंग आ गई, अब उसको तोड़ नहीं सकते वहां पर, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, अपना कर्व के डिजाइनिंग को चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो बेसिकली सेटबैक डिस्टेंस क्या है, इट इज अ क्लियरेंस या इट इज अ क्लियर डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इस तरह से। यहां देखो, एक सिंगल लेन की बात कर रहा हूं, मान लो एक सिंगल लेन का ये कर्व था, ये उसकी आगे सेंटर लाइन, समझने के लिए, ठीक है। इस तरह से सपोज हम ट्रेवल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि यहां से लेके यहां तक हमारी विजिबिलिटी क्लियर। बट अगर मैं बोलूं कि मेरी ऑब्स्ट्रक्शन यहां पर है, ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपकी विजिबिलिटी ब्रेक होगी, आपको इसके आगे तो दिख ही नहीं रहा कुछ। हमारे को कर्व को इस हिसाब से डिजाइन करना है कि ये चीज प्रॉपरली यहां तक दिख सके। सेंटर लाइन से इस ऑब्स्ट्रक्शन तक के डिस्टेंस को हम क्लियरेंस बोलेंगे। ये डिस्टेंस हमारा सेटबैक डिस्टेंस है। आपको फिर से क्लियर कर लेते हैं एक बार। ये मैंने सिंगल लेन की एग्जांपल ली है। ये गाड़ी अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती तो मेरे को यहां से यहां तक विजिबिलिटी यही तो चाहिए। बट अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन, लेट बी कोई हॉस्पिटल है, कोई बिल्डिंग है, तो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन ब्रेक हो गया, आप इसके आगे तो देख ही नहीं पा रहे। तो हमारे को कर्व इस हिसाब से डिजाइन करना है कि आपकी विजिबिलिटी एंड तक रहे। इस चीज को डिजाइन करने की मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर लाइन से ये ऑब्स्ट्रक्शन कितना दूर है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो कुछ केसेस है इसके, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक सिंगल लेन का ही केस लेके चलते हैं। एक टर्म हमने पढ़ी थी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस बेसिकली अगर आपका लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, तो केसेस वैसे बनाते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं। पहला केस डिस्कस करते हैं, when the length of the curve is greater than SD, SD में कुछ भी हो सकता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ISD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। हम पहला सिंगल लेन की बात करेंगे, तो पहले एक बना लेते हैं इस तरह से।
लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, तो साइड डिस्टेंस इसी के अंदर आ गया, साइड यहां से इसने यहां तक साइड किया, इसको डार्क कर लेता हूं मैं। ये आ गया मेरा ब्लू मार्कर से साइड डिस्टेंस, और कर्व कहीं पीछे से स्टार्ट है। सेंटर से ऑब्स्ट्रक्शन तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं m से डिनोट कर रहा हूं, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, ये एक सर्कुलर कर्व है, उसके अंदर ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया ये एक साइड डिस्टेंस है। अब ध्यान से यहां से लेके यहां तक क्या होगा, ये सेंटर से लेके यहां तक सर्कुलर का क्या होगा, रेडियस। ये रेडियस आ गया, ये भी एक रेडियस आ गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, रेडियस। ये जो पॉइंट है यहां से ओ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। इस रेडियस के अंदर से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर लूं, ध्यान से देखो, ऑब्स्ट्रक्शन वाले पॉइंट को मैंने बी नाम दिया, बी से ओ तक माइनस कर दूं तो मुझे ये एम मिल जाएगा। मतलब मुझे ओबी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस ओबी को फाइंड आउट करके आर में से माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये क्लियरेंस। ट्राइंगल लेते हैं ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ध्यान से देखना ए ओ बी, इसको अलग से बना लेते हैं यहां पर। ए ओ बी, एंगल को मैंने, ये पूरे एंगल को मैंने अल्फा लिया है। अल्फा की वैल्यू कैसे पता चलेगी अभी बताता हूं, और ये भी हाफ एंगल होगा तो अल्फा बाय 2। इस ट्राइंगल में मुझे ये ओबी फाइंड आउट करना है, ओबी डिस्टेंस। तो ओबी हम कैसे निकालेंगे, अगर ये बेस, इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास, रेडियस है आर, तो हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू बेस ओबी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए। तो OB की वैल्यू कितनी होगी, OB कितना हो जाएगा, OA cos अल्फा बाय 2। तो OA की वैल्यू कितनी होगी, रेडियस, तो OB हमारे पास आ गया R cos अल्फा बाय OB की वैल्यू R cos अल्फा बाय, ये वैल्यू मेरे पास R cos अल्फा बाय 2 आ गई। मुझे चाहिए था ये डिस्टेंस, क्लियर डिस्टेंस m, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू रेडियस, तो ये भी रेडियस, r में से अगर मैं OB माइनस कर दूंगा तो मुझे m मिल जाएगा। m इज इक्वल टू r माइनस OB, r माइनस r cos अल्फा बाय 2। देयरफॉर m इज इक्वल टू, अगर मैं r कॉमन ले लूं, 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। इस तरह से हम अपना क्लियर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सेटबैक डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अल्फा कैसे निकाला उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप इस चीज को देख लो। सिंगल लेन के बारे में बात की, आपको इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, आपको बेसिकली बस पता होना चाहिए जब भी क्वेश्चन आए सिंगल लेन, डबल लेन, ट्रिपल लेन, किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। टू लेन से पहले एक चीज और नोट कर लेना, अगर ये एंगल्स वगैरह आपको नहीं दिए हो, जो मोस्टली नहीं दिए होंगे, तो ये फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं। अब हमने कंडीशन तो ये ली थी कि एलसी
लेंथ ऑफ द सर्कुलर कर्व इज ग्रेटर देन एच डी, मतलब कर्व काफी बड़ा है, उसी के अंदर कहीं ना कहीं एच डी है। अब यहां से लेके यहां तक हमारा साइड डिस्टेंस है, तो इतना तो सर्कुलर कर्व भी होगा। तो अगर आपको एंगल नहीं दिया है तो हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यहां देखो, अब साइड डिस्टेंस को मैं एस लिख रहा हूं, यहां से लेके यहां तक का जो साइड डिस्टेंस होगा एस, वो किसके बराबर होगा? अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर इंटू पाई बाय 180। तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं। अल्फा विल बी इक्वल टू कितना लिखेंगे? अल्फा विल बी इक्वल टू एस बाय आर इंटू 180 बाय, इस तरह से हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। और अल्फा मिल गया तो अल्फा बाय 2 भी निकल जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं हम केस 2, इसमें हम एलसी, केस 2 नहीं, अभी हम बात करेंगे इसमें सिंगल लेन की जगह मल्टी लेन की। तो मैं 2 लेन का केस एक लेके चलता हूं, उससे आप समझना कि किस तरह से कोई भी केस आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम 2 लेन की बात करते हैं। 2 लेन के केस में और सेम वही लेके चल रहे हैं कि लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन, लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। केस वही ले रहे हैं बट 2 लेन ले रहे हैं। मैं 2 लेन ले रहा हूं क्योंकि 4 लेन आए, 6 लेन आए, कोई भी आए, कोई जरूरत नहीं है आपको कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की। सिंपल से देखो आपने क्या अप्रोच लगानी है। सपोज इस डायग्राम में ये फर्स्ट लेन आ गई, ये सेकंड लेन आ गई, ये फर्स्ट लेन का सेंटर लाइन, ये सेकंड लेन का सेंटर लाइन। क्वेश्चन वाला कहीं से भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि कहां से आपको सेटबैक क्लियरेंस निकालना है, सेटबैक डिस्टेंस निकालना है। बट 2 लेन के केस में जो रेडियस ऑफ द कर्व होगा वो कहां से लिया जाएगा, पहले उस चीज का आपको ध्यान रखना। ध्यान से नोटिस करना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। पूरी फिगर को अच्छे से नोटिस करना। आपको बोल के रखेगा 2 लेन है और उस 2 लेन का रेडियस है समथिंग, मान लो क्या आएगा 100 मीटर। तो वो वैल्यू आपको दे रहा होगा इस सेंटर लाइन से, रोड के सेंटर लाइन से। ये एक तरह से अगर 2 लेन है, अगर मान के चलो ये 7 मीटर है तो ये 3.5, ये भी 3.5। अगर ये 3.5 है तो ये पार्ट कितना होगा 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2। ठीक है, ध्यान से मैं इसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करके यहां पर दिखा रहा हूं कि ये डिस्टेंस बेसिकली अगर मान के चलो, अगर ये आर है तो जिससे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो वो क्या होगा, बेसिकली वो आर नहीं है, वो क्या होगा, आर में से एक डी डिस्टेंस माइनस किया। और ये डी किसको हम बोल रहे हैं, ये डी, ये चीज डी है, जैसे 3.5/2।
ठीक है, हमेशा यही अप्रोच लगाना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, आप जब भी क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, इनर लेन के सेंटर से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इनर लेन के सेंटर से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो और वो कहीं से भी पूछे आपसे, आपने उसकी बॉडी निकाल लेना है। वो कैसे, अगर ये डिस्टेंस r माइनस डी है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, r माइनस डी। ये सेंटर वाली लाइन जो जा रही है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, r माइनस डी। ध्यान से देखो, क्या मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं, बिल्कुल। ये एंगल अल्फा बाई 2, सेम ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB, AOB, ट्राइंगल AOB, हम बोल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, OB अपॉन OA इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2। यहां से OB निकल जाएगा, तो OB की वैल्यू कितनी है, OB इज इक्वल टू R माइनस डी कॉस अल्फा बाय 2। ये लिखेंगे R माइनस डी कॉस अल्फा बाय 2। क्लियर। जब ये वैल्यू मेरे पास आ गई, अब यहां देखो ध्यान से, ये वैल्यू कितनी होगी, ये क्लियरेंस कितना होगा, ये क्लियरेंस कहां से, इनर लेन के सेंटर से। तो ये वैल्यू अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर r माइनस डी है तो ये भी r माइनस डी होगा। तो मैं बोल सकता हूं m, जो क्लियरेंस में इसको बोल रहा हूं, ये किसके बराबर होगा, r माइनस डी में से क्या माइनस करेंगे, OB की वैल्यू। OB की वैल्यू कितनी है, R माइनस डी कॉस अल्फा बाय 2। देखो क्या वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई। अब एग्जामिनर ने कहीं से भी पूछा हो, अगर वो कहेगा कि मुझे रोड के सेंटर से बताओ, तो मैं इसमें क्या प्लस कर लूंगा, d बाई 2, सॉरी d। अगर कहेगा कि मुझे आउटर वाले के सेंटर से बताओ, तो ये d बाई 2, सॉरी d प्लस d, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहां से पूछेगा और एक और d ऐड हो जाएगा, इस जगह से पूछेगा तो ये d माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज कैसे बनी, इसको नोट कर लो। हमने 2 लेन का किया, ऐसे 4 लेन का भी होगा। तो पहले आपको ये समझ होनी चाहिए कि रेडियस कहां से लेना है। जहां से भी रेडियस लिया उससे माइनस करके आप इनर लेन के सेंटर पे आ जाओ। ये मैं आ गया, यहां से फिर ट्राइंगल लेके आप OB फाइंड आउट कर लो। OB मिल गया तो ये वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये इनर के रिस्पेक्ट में आपका जो भी आंसर आएगा, ये इनर की सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में आंसर आएगा। अब यहां से वो कुछ भी पूछे आपसे, यहां से पूछे वो भी निकल जाएगा, यहां से पूछे वो भी निकल जाएगा, कहीं से भी पूछेगा आपको प्लस माइनस करना है। अब डिस्कस करते हैं केस 2 सेटबैक डिस्टेंस का। केस 2 क्या है, व्हेन द लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। वही साइड डिस्टेंस में कुछ भी हो सकता है, SSD हो सकता है, OSD हो सकता है, या ISD हो सकता है। लेंथ ऑफ द कर्व, कर्व छोटा है और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्यादा है। एक अच्छा केस है बट कम आता है एग्जाम में, इसलिए इसको ज्यादा देखना है, आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस कम आपको काफी कम मिलेंगे इस टॉपिक पे। तो इस तरह से देखते हैं, पहले ध्यान से पहले इस फिगर को समझना, उसके बाद इसका कुछ सोल्यूशन कोई बड़ा काफी बड़ा नहीं है। यहां से लेके यहां तक ही सिर्फ मेरा लेंथ ऑफ द कर्व है, लेंथ ऑफ कर्व कम है और साइड डिस्टेंस मेरा ज्यादा है। मैंने ग्रीन मार्कर को साइड डिस्टेंस से डिनोट किया और ये ब्लू मार्कर को मैंने लेंथ ऑफ द कर्व से डिनोट किया। ध्यान से देखो, ये आ गया मेरा कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ये आ गया ऑब्स्ट्रक्शन। तो गाड़ी यहां पर होगी, उसको चाहिए कि वो यहां तक देख सके। सपोज यहां कोई गाड़ी है तो उस हिसाब से अपना ये ब्रेक वगैरह डिजाइन कर लेगा, कब लगाना है कब नहीं। तो यहां से लेके यहां तक की विजिबिलिटी चाहिए हमें। तो यहां से लेके यहां तक की विजिबिलिटी के लिए अब देखो, ये लाइन मैंने ड्रॉ की ऑब्स्ट्रक्शन तक, तो यहां से लेके
मैंने आपको क्या बताया था कि हम जो अप्रोच यूज करेंगे, हम हमेशा सेंटर से अप्रोच यूज करेंगे, सेंटर ऑफ द इनर लेन। एग्जाम में कहीं से भी पूछा होगा हम निकाल लेंगे। अगर ये सिंगल लेन मान के चल रहा हूं मैं, तो ये रोड का सेंटर आ गया, तो मुझे यहां से लेके इस ऑब्स्ट्रक्शन तक का डिस्टेंस चाहिए। तो इन शॉर्ट मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए जो मेरा सेटबैक है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, m1 प्लस m2, इन दोनों का सम होना चाहिए। क्लियर? m1 प्लस m2 करके मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगा मेरी, और ये डिस्टेंस मैं अभी फिलहाल कहां से निकाल रहा हूं, अपने लेन के सेंटर से इस ऑब्स्ट्रक्शन तक। एग्जाम में बोलता है कि मुझे आउटर से चाहिए, तो आपको ये प्लस ये डिस्टेंस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक रोड की विड्थ कितनी है, तो उसका हाफ ऐड करना पड़ेगा। अब बात आती है कि m1 और m2 कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले आप नोटिस करो m1 को फाइंड आउट करते हैं। सिंस ये सेंटर लाइन है, इसका मतलब इस पॉइंट से, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, पॉइंट इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं ओ, और इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। यहां से लेके ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल में ओ ए डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस। रेडियस किसका बात करूं मैं, जो हमारे सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में, उसके बराबर होगा। अगर सपोज आपको वो आउटर से डिस्टेंस दे रहा है, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा डिस्टेंस। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ इस तरह से चीज बन रही है जैसे पहले बना था, एग्जैक्टली वही चीज। ये आ गया ओ बी, ये आ गया ए, ओ से ए तक का डिस्टेंस अगर मैं आर मान के चल रहा हूं, ये एंगल आ गया अल्फा बाई 2, सेम वैसे ही निकालेंगे, इसके बारे में बता देता हूं। और ओ बी मुझे फाइंड आउट करना है, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस। कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ बी अपॉन ओ ए, क्या लिखेंगे हम, आर। सेम ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, आर कॉस अल्फा बाय, ये वैल्यू आ गई मेरे पास इसकी ओ बी की। तो ओ बी मैंने फाइंड आउट कर दिया कितना, आर कॉस अल्फा बाय 2। अब ओ ए डिस्टेंस अगर आर है, तो ओ से इस डिस्टेंस, इसका नाम नहीं लिखा कुछ, इसको हम बी डैश कर लेते हैं। ओ से बी डैश तक का डिस्टेंस भी आर ही होगा। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। तो मुझे चाहिए था m1, तो m1 किसके बराबर होगा, ओ बी डैश में से ओ बी माइनस करेंगे। तो यहां लिखते हैं m1 इज इक्वल टू ओ बी डैश माइनस ओ बी। ओ बी डैश कितना है, ओ बी डैश की वैल्यू, ओ से बी डैश की वैल्यू है आर, माइनस ओ बी कितना है, जस्ट अभी निकाला, आर कॉस अल्फा बाय। तो m1 मेरे पास आ गया आर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा बाय, सेम वैसे ही जैसे पहले निकाला था। तो m1 निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही निकलेगा जैसे पहले कैलकुलेट किया। यहां से वैल्यू नहीं, और यही हमारा अगर 2 लेन 3 लेन होता, तो मुझे सबसे पहले क्या अप्रोच याद रखनी है कि मैं इनर के सेंटर पे आऊंगा, वहां से अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब वो कहीं भी पूछता है मैं प्लस माइनस करके पहुंच जाऊंगा। ये आ गया मेरा m1। तो बात करते हैं अब m2 के बारे में। m2 डिस्टेंस मेरे पास ये दिख रहा है, इसको नाम लिख लेते हैं यहां पर o डैश। o डैश और b का जो डिस्टेंस है ये m2 है। तो मुझे फाइंड आउट करना है m2, ठीक है। m2 कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, यहां देखो, यहां ग्रीन मार्कर से यहां से लेके अगर यहां तक का डिस्टेंस, अगर मेरा कोई साइड डिस्टेंस है, साइड डिस्टेंस में कुछ भी हो सकता है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर मेरा लेंथ ऑफ द कर्व है, तो ये और ये डिस्टेंस कितना होगा दोनों तरफ, s मान लिया मैंने साइड डिस्टेंस को s माइनस एलसी करेंगे तो क्या आ गया, ये रिमेनिंग। तो बाई टू दोनों तरफ हाफ ऑफ, इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, s माइनस एलसी बाय। ध्यान से देखना, पूरा का पूरा पार्ट अगर यहां से यहां तक मेरे पास साइड डिस्टेंस था, यहां से यहां तक का पार्ट मेरे पास लेंथ ऑफ द कर्व था, तो बाकी का अगर
साइड डिस्टेंस माइनस लेंथ ऑफ द कर्व करें तो दोनों हिस्से आगे, डिवाइड बाय 2 यहां का, डिवाइड बाय 2 यहां का। क्लियर? एक साइड से सॉल्व करेंगे वैल्यू निकल जाएगी। अब यहां देखो, मतलब ये वाला जो डॉटेड मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, ये वाला पार्ट मेरा s माइनस एलसी बाय 2 है। क्लियर? यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, अगर ये डिस्टेंस m2 है तो ये डिस्टेंस भी m2 होगा। तो मैं अगर यहां पर 90 डिग्री देखूं, एंगल बन रहा है, तो एक ट्राइंगल जैसा फॉर्म हो रहा है। ठीक है? उस ट्राइंगल को अगर हम नोट करें, ये कुछ वो ट्राइंगल है जिसमें यहां पर एंगल अल्फा बाय 2। आपको ये अल्फा बाय 2 कैसे आया? ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, वहां से शिफ्ट होकर ये वैल्यू भी सेम आएगी, इसलिए याद रखना ये अल्फा बाय 2 ही बनता है। अल्फा बाय 2, इसको नाम ए दिया हुआ पहले से, इसको नया नाम दे देते हैं, बी लिख दिया हो तो उसको सी लिख देते हैं, और ये सी डैश लिख देते हैं। ये वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री एंगल है, ये m2 के बराबर होगा। क्लियर? ध्यान से। अब इस फिगर से अगर मैं m2 फाइंड आउट कर लूं तो वो वैल्यू, ये m2 और ये m2 तो सेम ही होगा। तो हम यहां बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन बेस की वैल्यू तो है नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जस्ट अभी मैंने बताया s माइनस एलसी बाय 2 के बराबर है। तो हम यहां बोलेंगे साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है m2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है s माइनस एलसी बाय 2। देयरफॉर m2 की वैल्यू कितनी आ गई? s माइनस एलसी बाय 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2। यहां से मेरा m2 निकल गया। तो पूरा का पूरा जो हमारा क्लियर डिस्टेंस या सेटबैक डिस्टेंस m1 प्लस m2 किसके बराबर हुआ? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, m1 क्या लिखेंगे? r माइनस r कॉस अल्फा बाय 2 प्लस m2 क्या लिखेंगे? s माइनस एलसी बाय 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2। याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से आपको एक ही समझ आनी चाहिए। m1 कैसे निकला वैसे ही नई टर्म है यहां पर m2 निकालना, वो चीज सीखने वाली। सेम अगर यहां पर अगर हम देखें एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो पिछले केस में लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, तो बीच में साइड डिस्टेंस आ रहा था, उसकी हेल्प से हमने साइड डिस्टेंस के बीच में एंगल निकाल दिया। बट इस केस में ये जो एंगल बन रहा है ये किसके बीच में बन रहा है? लेंथ ऑफ द कर्व। तो जो भी हमारा फॉर्मूला बनेगा ये अल्फा निकालने के लिए, जैसे यहां हम लिखते हैं अल्फा इंटू आर इंटू पाई बाय 180, वो किसके बराबर होगा? वो एसएसडी के बराबर नहीं होगा, वो एंगल यहां फॉर्म हो रहा है, तो ये अंदर का डिस्टेंस कितना है? लेंथ ऑफ द कर्व, ये एलसी के बराबर होगा। यहां से हमारा अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल गया तो अल्फा बाय 2 करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये, अगर केस नंबर 2 कि लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस है तो किस तरह सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ट्रांजिशन कर्व्स यहाँ कंप्लीट होता है। हमने ट्रांजिशन कर्व क्या होता है वो कंप्लीट किया, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स डिस्कस किए, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिस्कस किया, सेटबैक डिस्कस किया। यहाँ पर हमारा ओवरऑल हॉरिजॉन्टल कर्व्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिकल कर्व्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक डिजाइंस का, वो कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने अभी तक जितने पिछले लेक्चर्स थे उनके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, आप प्लीज उनको सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेरी आती है आप डिस्कस कीजिए। आज एसएससी की अपडेट के अकॉर्डिंग 1 सितंबर मोस्ट प्रोबेबली आपका एसएससी जेई का प्रीलिम्स हो सकता है। सो अब आपके पास टाइम भी है, आपको ड्यूरेशन दिख गया कि कितना टाइम है आपके पास। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो आप दो, जितनी बार रिवीजन कर सकते हो, जितने मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप वो लगाओ। कोई भी डाउट आता है आप डिस्कस करो। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।